वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। हिस्ट्री के टॉप 500 क्वेश्चन के एक और क्लास को लेकर प्रस्तुत है। इस क्लास में हम लोग प्रश्न संख्या 56 से आगे बढ़ेंगे। इससे पहले की क्लास में हम लोगों ने प्रश्न संख्या 55 तक का डिस्कशन कर रखा है। दोस्तों अगर आपने पहले की वीडियोस नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देखिएगा। आरओ या फिर जितने भी वनडे एग्जाम या स्टेट पीसीएस एग्जाम है सबके लिए समान रूप से उपयोगी है। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं अपने आज की इस क्लास को। देखिए यहाँ पे प्रश्न संख्या 56 दिए। अगर यह कहा जा सकता है कि सुधारों का यह अध्याय प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से भारत में एक संसदीय प्रणाली की स्थापना का नेतृत्व करता है तो मैं व्यक्ति के तौर पर मानता हूं इससे कुछ भी नहीं होगा। उक्त कथन किसने दिया? देखिए यही प्रश्न यहाँ पर इंग्लिश में दिया है। इफ इट कुड बी सेड दैट दिस चैप्टर ऑफ रिफॉर्म्स लेड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली टू द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द पार्लियामेंट्री सिस्टम इन इंडिया, आई फॉर वन वुड हैव नथिंग एट ऑल टू डू विथ इट, है ना। हु सेड द एबव स्टेटमेंट? तो देखिए ये स्टेटमेंट किसने कहा था? अगर आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि यह स्टेटमेंट मार्ले ने कहा था। तो लॉर्ड मार्ले इसका सही उत्तर हो जाएगा। विकल्प सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर बनेगा। चलिए दोस्तों आते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न देखिए प्रश्न संख्या 57 दिए। 20वीं शताब्दी की शुरुआत में चरमपंथियों के पतन के कारण के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? देखिए ये बताया जा रहा है कि 20वीं शताब्दी की जब शुरुआत होती तो जो चरमपंथी थे इनका पतन हो जाता है। इसके संबंध में कौन सा कारण बिल्कुल या कौन सा कथन बिल्कुल सही है? यहाँ पर यही प्रश्न इंग्लिश में दिया। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द रीजन बिहाइंड डिक्लाइन ऑफ एक्सट्रीमिस्ट ड्यूरिंग अर्ली 20th सेंचुरी इज करेक्ट? तो आपको बताना है कि इसमें से कौन सा कारण बिल्कुल सही होगा। तो देखिए यहाँ पर हम लोग एक एक विकल्प को पढ़ते हैं और चीजों को समझने का प्रयास करते हैं। पहला पॉइंट दिया तिलक को दोषी माना गया और 6 साल की सजा सुनाई गई। तो देखिए इसमें जो बाल गंगाधर तिलक जी है उनको दोषी माना गया था, उनको 6 साल की सजा सुनाई गई थी और साथ में 1000 रुपए का जुर्माना भी लगाया गया था। तो बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर ये तो सही है। दूसरा पॉइंट देखिएगा लाला लाजपत राय की सक्रिय राजनीति से सेवानिवृत्ति। तो जो लाला लाजपत राय थे इन्होंने सेवानिवृत्ति नहीं किया था, मतलब ये रिटायरमेंट नहीं लिए थे। तो ये पॉइंट तो गलत हो जाएगा, है ना। तो अगला पॉइंट क्या दे? अरविंदो विदेश के लिए रवाना हुए। देखिए उस समय लाला लाजपत राय विदेश के लिए रवाना हुए थे, अरविंदो नहीं। तो ये भी गलत हो जाएगा। अगला पॉइंट है चरमपंथी एक प्रभावी वैकल्पिक पार्टी का आयोजन करने में सक्षम नहीं थे। तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पर देखें इस प्रश्न का सही उत्तर बनेगा विकल्प 1 और 4 जहां पर देखने के लिए मिलेगा वही सही होगा। तो इसके हिसाब से प्रश्न संख्या विकल्प संख्या सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए दोस्तों आते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 58 नंबर का प्रश्न यहाँ पर क्या दिया? निम्नलिखित 20वीं शताब्दी की शुरुआत में क्रांतिकारी सक्रियता के उद्भव के कारक नहीं थे। विच ऑफ द फॉलोइंग वर द नॉट द फैक्टर्स इन इमरजेंस ऑफ रिवॉल्यूशनरी एक्टिविज्म इन अर्ली 20th सेंचुरी? आपको बताना है कि 20वीं शताब्दी की शुरुआत में जो क्रांतिकारी सक्रियता थी उसके उद्भव का प्रमुख कारक कौन सा नहीं था? तो अगर इसकी बात करेंगे देखिए स्वदेशी आंदोलन और असहयोग आंदोलन। फिर आगे दिया प्रभावी नेतृत्व का अभाव। तो इसमें पूछा है कौन से कारक नहीं थे? तो देखिए न तो एक ही था और न ही 2 था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प डी। चलिए आते हैं अगले प्रश्न पर। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया प्रश्न संख्या 59 में दिया खुदीराम बोस के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? आपको बताना है कि खुदीराम बोस के संबंध में कौन सा फैक्ट यहाँ पर सही दिया है। तो चलिए देखते हैं इसी को इंग्लिश में किस प्रकार से दिया। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रिस्पेक्ट टू खुदीराम बोस इज करेक्ट? अब देखिए बात करेंगे अगर खुदीराम बोस के बारे में तो यहाँ पर क्या क्या दिया है पहले इसको समझते हैं। देखिए सबसे पहला पॉइंट यहाँ पर दिया बोस को फांसी दिए जाने वाले सबसे कम उम्र के शहीद होने के लिए जाना जाता है। देखिए जो खुदीराम बोस जी है इनको फांसी दिया गया था और ये सबसे कम उम्र में शहीद होने वाले व्यक्ति के रूप में जाने जाते हैं। तो ये तथ्य बिल्कुल सही है ना, ये एकदम सही तथ्य। यहाँ पर यही इंग्लिश में है बोस इज नोन टू बी यंगेस्ट मार्टर्स टू बी हैंग, मतलब जिन्हें लटका करके मृत्यु दंड दिया गया था वो बोस थे, बिल्कुल सही है। दूसरा है बोस ने जज किंग्सफोर्ड को ले जाने वाली गाड़ी पर बम फेंका था। देखिए बोस ने क्या किया था, बोस थे और इनके साथ और भी थे, प्रफुल्ल चाकी थे, है ना। इन्होंने क्या किया था मुजफ्फरपुर में, मतलब क्या एक न्यायाधीश थे, न्यायाधीश का नाम था
किंग्सफोर्ड, इनके गाड़ी पर बम फेंक दिया था, लेकिन दुर्भाग्य था कि किंग्सफोर्ड उस गाड़ी में नहीं था, है ना, तो इस वजह से उसकी मृत्यु नहीं होती, तो बम फेंक दिए थे, बिल्कुल सही है। फिर आगे दिया बोस अलीपुर षड्यंत्र केस में आरोपी थे, तो अलीपुर षड्यंत्र केस में आरोपी नहीं थे। बोस कहाँ के आरोपी थे? इन्होंने मुजफ्फरपुर में क्या किया था? बम फेंका था गाड़ी पर, जज के गाड़ी पर। तो ये वाला गलत हो जाएगा। देखिए पहला और दूसरा, तो जिसमें पहला और दूसरा मिलेगा उसका सही उत्तर बनेगा, तो इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प डी हो जाएगा। चलिए दोस्तों आते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 60 में क्या दिया है? निम्नलिखित में से कौन सही ढंग से मेल नहीं खाता है? आपको बताना है कि इसमें से कौन सही ढंग से मेल नहीं खाता है। तो चलिए देखते हैं कौन सही ढंग से मेल नहीं खाता है। देखिए लिखा है अलीपुर षड्यंत्र केस। अभी यहाँ पे प्रफुल्ल चाकी दिया। देखिए जस्ट पहले आपने देखा कि जो प्रफुल्ल चाकी जी हैं और खुदीराम बोस जी हैं, इनका संबंध किससे? इनका संबंध है मुजफ्फरपुर में ये जज किंग्सफोर्ड के गाड़ी पर बम फेंकते। तो प्रफुल्ल चाकी का संबंध अलीपुर षड्यंत्र केस से नहीं है। तो यहाँ पर देखिए इसमें पूछा है कौन सही ढंग से मेल नहीं खाता, तो ये तो सही ढंग से मेल नहीं खाता है, मतलब ये उत्तर में शामिल होगा। अगला देखिए इसमें क्या दिया? दिल्ली षड्यंत्र का मामला। अब दिल्ली षड्यंत्र का मामला इसमें दिया अरविंदो घोष, है ना, तो अरविंदो घोष का मामला देखिए, जो दिल्ली षड्यंत्र है ना, अरविंदो घोष उसमें नहीं शामिल थे। अरविंदो घोष का संबंध अलीपुर षड्यंत्र केस से, तो ये भी इस प्रश्न के हिसाब से सही उत्तर होगा। आगे दिया मुजफ्फरपुर षड्यंत्र का मामला। देखिए मुजफ्फरपुर षड्यंत्र का मामला अभी जस्ट पहले आपने देखा प्रफुल्ल चाकी और कौन उसमें शामिल थे, और उसमें खुदीराम बोस जी शामिल थे, तो ये भी इस प्रश्न के हिसाब से सही उत्तर हो जाएगा। आगे कानपुर षड्यंत्र केस, तो यहाँ पर मुजफ्फर अहमद ये बिल्कुल सही मतलब सम्मिलित है, तो ये इसका उत्तर नहीं बनेगा। पहला दूसरा और तीसरा, तो जिसमें पहला दूसरा तीसरा विकल्प ए इस प्रश्न का सही उत्तर बनेगा। देखिए जो प्रफुल्ल चाकी और इसके बाद खुदीराम बोस जी हैं, उन्होंने जब गाड़ी पर बम फेंका था तो प्रफुल्ल चाकी ने तो वहां पर अपने आप को गोली मार लिया था, तो इनकी मृत्यु हो गई थी। बाकी खुदीराम बोस जी के ऊपर मुकदमा चला था और बाद में उनको फांसी की सजा सुनाई गई थी। चलिए दोस्तों आते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 61 में क्या दिया गया? भारत में क्रांतिकारी सक्रियता के संबंध में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। अब क्रांतिकारी सक्रियता की बात की जा रही है, तो इसमें कौन से फैक्ट यहाँ पर देखिए पूछा गया सही है, तो आपको सही को चुनना है। देखिए यहाँ पर इसी को इंग्लिश में दिया कंसिडर द फॉलोइंग विद रिगार्ड्स टू रिवॉल्यूशनरी एक्टिविज्म इन इंडिया। अब यहाँ पर क्या क्या दिया? क्रांतिकारी गतिविधि स्वदेशी बंगाल आंदोलन के विरासत के रूप में उभरी। तो देखिए ये बिल्कुल सही है, यहाँ पर स्वदेशी बंगाल बंगाल आंदोलन के विरासत के रूप में उभरा, ये बिल्कुल सही तथ्य। अब दूसरे को देखते हैं, दूसरा दिया एक पीढ़ी या उससे अधिक के लिए शिक्षित युवाओं पर इसका प्रभाव पड़ा। बिल्कुल सही है, जो शिक्षित युवा थे उस समय वही आगे आते। यह धर्म निरपेक्ष था और हिंदू मुस्लिम एकता स्पष्ट रूप से देखी गई। तो देखिए ये तथ्य अगर देखेंगे तो कुछ मामलों में ये फेल होता हुआ नजर आता है। कहीं कहीं ऐसे बिंदु थे जहां पर धार्मिक निरपेक्षता दिखाई नहीं देती थी। आगे है इसे बंगाल में व्यापक अंतर जाति सामाजिक आधार के साथ जोड़ा गया था, ये भी गलत है। तो इस प्रश्न का देखिए इसमें से कौन सा सही है? तो अगर आप देखेंगे तो पहला और दूसरा सही दिख रहा है, तो पहला दूसरा जहां पर सही दिखेगा वही इसका उत्तर बनेगा। तो विकल्प ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए दोस्तों आते हैं अगले स्लाइड पर, अगले क्वेश्चन पर। प्रश्न संख्या 62 में क्या दे रखा है? 62 में ये दिया हुआ रामोसी विद्रोह के संबंध में निम्नलिखित पर विचार करें। कंसीडर द फॉलोइंग विथ रिस्पेक्ट टू रामोसी रिवोल्ट। तो रामोसी रिवोल्ट की बात करेंगे। रामोसी रिवोल्ट का संबंध किस तरीके से? इसने देखिए इसमें आपको बताना है कौन सा सही होगा। इसने सशस्त्र विद्रोह को उकसाकर अंग्रेजों से देश को छुटकारा पाने का लक्ष्य रखा। देखिए रामोसी विद्रोह, इसका संबंध महाराष्ट्र से, इसमें सशस्त्र विद्रोह था, इसमें संचार लाइनों को बाधित किया गया था, तो यह भी बिल्कुल सही हो जाएगा। संचार लाइनों को बाधित किया गया था। यह विदेशी भूमि से दान के माध्यम से अपनी गतिविधियों के लिए धन जुटाने की उम्मीद करता था। देखिए जब सीधी सी बात है सशस्त्र विद्रोह है तो यहाँ पर दान की कोई उम्मीद नहीं रखेगा। सशस्त्र विद्रोह मतलब लूटपाट किया जाएगा, तो ये तथ्य गलत हो जाएगा। तो इसमें 62 में पहला और दूसरा ये इस प्रश्न का सही उत्तर बनेगा, तो विकल्प डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। चलिए दोस्तों आते हैं नेक्स्ट अगले स्लाइड पर। प्रश्न संख्या 63 में दिया मित्र मेला किसके द्वारा आयोजित किया गया था? मित्र मेला वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय। तो मित्र मेला का संबंध किससे? तो मित्र मेला का संबंध है सावरकर बंधुओं से। तो देखिए इसमें सावरकर बंधु आएंगे तो बीडी सावरकर और उनके भाई जी होंगे, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए। चलिए आते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 64 में क्या दिया? निम्नलिखित में से पंजाब में उग्रवाद बढ़ने के कारण थे। विच ऑफ द फॉलोइंग वर द काजेस ऑफ राइज इन
एक्सट्रीमिज्म इन पंजाब। अब आपको बताना है कि पंजाब में जो उग्रवाद बढ़ा था ये कैसे बढ़ा। तो देखिए बार बार अकाल पड़ना ये प्रमुख कारण था, है ना। तो अकाल पड़ने की वजह से बढ़ा था। दूसरा देखिए भू राजस्व में वृद्धि। देखिए भाई भू राजस्व में वृद्धि यही सबसे प्रमुख कारण था जहां उग्र मतलब पूरे भारत में उग्रवाद हुआ था। पूरे भारत की जनता अंग्रेजों के विरुद्ध एकजुट हो गई थी। देखिए सांप्रदायिक शोर, तो ये इस प्रश्न का कोई सही तार्किक उत्तर नहीं बनेगा। बंगाल की घटनाओं से प्रेरित होना, मतलब बंगाल की घटनाओं से प्रेरित हुए थे। इसके अतिरिक्त और भी कई कारण थे, जैसे सिंचाई कर हो गया था, है ना। अब जमींदारों द्वारा जमींदार जो थे गरीबों का शोषण कर रहे थे। तो इसमें और भी कारण हैं शामिल, लेकिन यहाँ पर जो प्रश्न में दिया गया तो इसके अनुसार विकल्प डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। चलिए दोस्तों आते हैं अगले स्लाइड पर। अगला प्रश्न संख्या 65। देखिए इसमें दे रखा है निम्नलिखित में कौन सही तरीके से मेल नहीं खाता है। आपको यह बताना है कि कौन सही तरीके से मेल नहीं खाता है। देखिए श्याम जी कृष्ण वर्मा भारती समाजशास्त्री थे, बिल्कुल सही में है ना। आगे मदन लाल ढींगरा करजन वैली, ये भी बिल्कुल सही मेल खाता है। देखिए बीडी सावरकर वंदे मातरम, तो बीडी सावरकर का वंदे मातरम से कोई संबंध नहीं, ये गलत हो जाएगा। मैडम कामा मतलब भिकाजी कामा मैडम जो थी, नासिक षड्यंत्र केस से इनका भी कोई संबंध नहीं, तो ये भी बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो इसमें कौन मेल नहीं खाता है, तो मेल नहीं खाता है तीसरा और चौथा, तो ये इसका सही उत्तर बनेगा विकल्प सी। तो देखिए इसमें दिया निम्नलिखित का सही मिलान करें, मैच द फॉलोइंग करेक्टली। देखिए जब कभी भी मैच करने का क्वेश्चन मिलेगा तो इसमें एक चीज याद रखिएगा, आपको भले ही सभी ना याद हो फिर भी आप मैच आसानी से कर सकते हैं। आपको सिर्फ उन चीजों को देखने जिसका उत्तर आपको एकदम सही से पता है। इसके बाद क्या होगा कि आपके कुछ विकल्प एलिमिनेट हो जाएंगे और जो बचेंगे आप उनको आसानी से सेट कर लेंगे। जैसे इमेजिन करिए कि इसमें हमें सिर्फ मतलब एक दो का पता है, मान लीजिए गदर का पता है। देखिए अगर गदर की बात करेंगे, गदर पार्टी एक क्रांतिकारी समूह था, है ना, जिसे सैन फ्रांसिस्को से संचालित किया जाता था, या ये समझिएगा कि इसका मुख्यालय सैन फ्रांसिस्को था। तो देखिए यहाँ पे गदर पार्टी का संबंध हो जाएगा सैन फ्रांसिस्को से, है ना। अब यहाँ पे देखिए जैसे ही 4 का आपने मिलान सी के साथ किया तो 4 को सी के साथ मिलाते ही विकल्प संख्या सी और विकल्प नंबर डी ये दोनों एलिमिनेट हो जाएगा। इसके बाद देखिए यूनाइटेड इंडिया हाउस की अगर बात करेंगे तो यूनाइटेड इंडिया हाउस सिएटल में मतलब इसका मुख्यालय था, यहाँ से संचालित किया जाता था। तो आपका 3 के साथ मिलेगा बी, और जैसे 3 के साथ बी मिलाएंगे तो विकल्प बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। बाकी आपको ये दोनों नहीं भी, मान लीजिए ये दोनों नहीं पता होता, आपको और कोई दूसरा पता होता, जैसे इंडिया हाउस की बात करेंगे तो इंडिया हाउस को लंदन से संचालित किया जाता था, या फिर ऐसे समझिए इसका मुख्यालय लंदन में था, है ना। स्वदेश सेवक होम की बात करेंगे ये वैंकूवर में था। तो इस तरीके से आप इसको आसानी से सेट कर लेंगे। चलिए दोस्तों आते हैं अगले प्रश्न पर, प्रश्न संख्या दूसरा। देखिए दूसरा क्या दिया है, दूसरा मतलब आज की क्लास का दूसरा प्रश्न। इसमें दिया निम्नलिखित क्रोनोलॉजिकल रूप से व्यवस्थित करें। अरेंज द फॉलोइंग क्रोनोलॉजिकल। क्रोनोलॉजिकल मतलब इसमें कालक्रम के आधार से व्यवस्थित करने कि कौन सी घटना पहले हुई थी, कौन सी घटना बाद में हुई थी, है ना। तो इन सब चीजों के बारे में बात करेंगे। देखिए इसमें दिया है डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट पारित, है ना, मतलब कब पास किया गया था डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट। इसके बाद है कर्नल वैली की हत्या, है ना, एसोसिएशन ऑफ कर्नल वैली। इसके बाद आगे देखिए क्या है, करजन है, माफ कीजिएगा। आगे है बुराहा डकैती, है ना। नेक्स्ट है इंडियन होम रूल सोसाइटी का गठन। तो यहाँ पर 4 चीजें अब आपको बताना है कि इसमें कालक्रम के आधार पर कौन सी घटना सबसे पहले हुई है और कौन सी घटना सबसे बाद में हुई है। तो यहाँ पर देखिए अगर हम लोग घटना की बात करेंगे तो सबसे पहले ना जो यहाँ पर इसमें अगर हम लोग देखेंगे डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट कब पारित किया गया था, तो डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट पारित किया गया था 1915 में। इसको पारित करने का मुख्य उद्देश्य ये था जो गदर करने वाले लोग थे, मतलब जिन्हें गदरिया कहा जाता था या गदरियों कहा जाता था, उनसे निपटने के लिए इसे पारित किया गया था। अब कर्जन वैली की हत्या की अगर बात करेंगे तो कर्जन वैली की हत्या 1909 में की गई थी, है ना। तो देखिए ये दूसरा हो गया, कर्जन वैली की हत्या 1909 में किया गया था। इसके बाद यहाँ पे देखिए जो बुराहा डकैती है ना, ये बुराहा डकैती की घटना 1908 में चल रही थी, है ना, 1908 चल रहा था। इसके बाद अगर बात करेंगे इंडियन होम रूल सोसाइटी का गठन, तो ये 1905 ईस्वी में किया गया था। तो देखिए यहाँ पे सबका कालक्रम आपको मिल गया, है ना। सबसे पहले 1905, फिर 1908, फिर 1909 और 1915, 4 3 2 1। तो इस हिसाब से अगर आप देखेंगे तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर बनेगा विकल्प बी। चलिए दोस्तों आते हैं अगले प्रश्न पर। नेक्स्ट अगला प्रश्न यहाँ पर क्या दिया हुआ है, देखिए प्रश्न संख्या 68 में क्या क्वेश्चन दिया, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब क्या है इसमें देखिए, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। अब कुछ स्टेटमेंट्स दिया गया, इन स्टेटमेंट्स को पढ़ना है और इसके आधार पे जो क्वेश्चन आएगा उसका मतलब जो पूछा जाएगा उसका सही उत्तर बताना है। वे 1909 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। ही वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस इन 1909। तो पहला पॉइंट ये दिया कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष 1909 में थे। आगे दिया दूसरा, उन्होंने 1916 में लखनऊ समझौते के तहत मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन मंडल का विरोध किया, है ना। ही अपोज्ड द सेपरेट इलेक्टोरेट्स फॉर मुस्लिम्स अंडर द लखनऊ पैक्ट
ऑफ 1916, मतलब जो लखनऊ समझौता हुआ था उसमें मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचक मंडलों इसका विरोध किया गया था। वे गंगा महासभा के संस्थापक थे, है ना। ही वॉज द फाउंडर ऑफ द गंगा महासभा। तो देखिए किसी एक व्यक्ति की बात की जा रही है और उसी एक व्यक्ति ने इन तीनों काम को किया था। तो ये काम करने वाले कौन थे? मदन मोहन मालवीय, या फिर आप मदन मोहन मालवीय भी कह सकते हैं। अब इसमें देखिए आप चाहे जहां से पकड़ सकते, चाहे तो गंगा महासभा के संस्थापक इससे समझ सकते हैं, चाहे तो ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे 1909 में, इससे पकड़ सकते हैं, चाहे तो लखनऊ समझौते की बात है आप यहां से पकड़ सकते हैं। किसी भी एक फैक्ट से आप पकड़ेंगे जो आपका सही उत्तर होगा आसानी से मिल जाएगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए। चलिए आते हैं अगले प्रश्न पर। नेक्स्ट अगला प्रश्न यहाँ पर क्या दिया है, देखिए निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। अब कुछ स्टेटमेंट्स दिया जिसके बारे में आपको विचार करना है और कौन सा उत्तर सही आपको बताना है। युगांतर आश्रम गदर पार्टी का मुख्यालय था। युगांतर आश्रम वाज द हेड क्वार्टर ऑफ गदर पार्टी, मतलब गदर पार्टी की बात करेंगे तो इसका जो हेड क्वार्टर था युगांतर आश्रम था। आगे रास बिहारी बोस और सोहन सिंह भाकना गदर पार्टी से जुड़े थे। देखिए रास बिहारी बोस एंड सोहन सिंह भाकना वाज एसोसिएटेड विद द गदर पार्टी। तो देखिए यहाँ पर इसमें पूछा जा रहा है कौन सा कथन सही, तो देखिए ये दोनों कथन सही है ना। यहाँ पर आप देखेंगे जो युगांतर आश्रम में गदर पार्टी का मुख्यालय था। फिर आप बोलेंगे अभी आपने पहले क्वेश्चन में बोला कि सैन फ्रांसिस्को था, सैन फ्रांसिस्को से उसे संचालित किया जाता था, तो इसको याद रखिएगा। यहाँ पे अगर जैसे अगर गदर पार्टी का मुख्यालय कहाँ है ये पूछा जाएगा तो युगांतर आश्रम बोलेंगे, बाकी संचालित सैन फ्रांसिस्को से किया जाता था। चलिए दोस्तों आते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न संख्या 70 है ना। 70 नंबर में दिया है प्रथम विश्व युद्ध में ब्रिटिश भागीदारी में राष्ट्रवादी प्रतिक्रिया के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसमें दिया है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द नेशनलिस्ट रिस्पॉन्स टू ब्रिटिश पार्टिसिपेशन इन द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। अब इसमें देखिए क्या बताना है आपको, सही बताना है कि गलत बताना है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन गलत है ना। सेलेक्ट द करेक्ट विच ऑफ द एबव स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट। अब आपको ये बताना है ना कि कौन सा स्टेटमेंट गलत है। जब भी आप क्वेश्चन पढ़िए तो ये चीज जरूर पढ़ लिया कीजिए कि पूछा क्या जा रहा है, गलत पूछा जा रहा है या सही पूछा जा रहा है। अगर गलत पूछा जाएगा तो आपका आंसर बदल जाएगा, सही पूछा जाएगा तो भी बदल जाएगा। अब आपको ये बताना है ना कि कौन कौन सा स्टेटमेंट गलत है। देखिए युद्ध में केवल नरम पंथियों ने अंग्रेजों का साथ दिया, ओनली, है ना, मॉडरेट्स सपोर्टेड द ब्रिटिश इन द वॉर। अब ऐसा नहीं कि सिर्फ नरम पंथियों ने साथ दिया था, तो ये फैक्ट गलत है। देखिए ये यहाँ पर गलत है, लेकिन आपसे पूछा कौन कौन सा गलत है, तो इसका मतलब ये आपके उत्तर में जाएगा, है ना। इसके बाद आगे है क्रांतिकारियों ने अंग्रेजों पर युद्ध छेड़ने के अवसर का उपयोग करने की कोशिश की, है ना। मतलब जो रिवॉल्यूशनरीज थे उन्होंने क्या किया कि ट्राइज टू यूटिलाइज द अपॉर्चुनिटी टू वेज अ वार ऑन ब्रिटिश। उन्होंने ऐसा उस समय नहीं किया था। फिर आगे है खुदीराम बोस कोमागाटा मारू में शामिल होने के कारण फांसी दी गई। तो खुदीराम बोस को इसके लिए फांसी नहीं दिया गया था। उन्होंने क्या किया था, उन्होंने मुजफ्फरनगर में एक अंग्रेज जज के ऊपर, किंग्सफोर्ड उनका नाम था, उनके ऊपर बम फेंका था, है ना। उनकी गाड़ी पर बम फेंका था और संयोग ये था कि गाड़ी में वो थे नहीं, इसके कारण उन्हें फांसी दिया गया था। इसके कोमागाटा मारू में शामिल होने के लिए फांसी नहीं दिया गया था। तो ये भी फैक्ट गलत है, मतलब ये भी इसका उत्तर बनेगा। तो जो उत्तर बनेगा इसमें पहला और तीसरा आएगा। तो पहला और तीसरा सिर्फ विकल्प सी में दिख रहा है ना। रुके इसको थोड़ा सा और ऊपर करते हैं। देखिए यहाँ पर ये पहला और तीसरा विकल्प सी में दिख रहा है, तो विकल्प सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर बनेगा। चलिए दोस्तों आते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 71 में क्या दिया, इसमें दिया क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में निम्नलिखित घटनाओं को व्यवस्थित करें। अरेंज द फॉलोइंग इवेंट्स इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। अब आपको ये बताना है कि क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर क्या होगा। तो देखिए यहाँ पे इसमें अगर हम लोग देखेंगे अब इसमें आपको याद रखना है कि एक एक घटने का क्रम, है ना। अब इसमें जैसे देखिए अगर हम लोग बात करेंगे लखनऊ संधि कोमागाटा मारू घटना, है ना, अगर ये दोनों आपको नहीं भी पता है तो आप इन दोनों को देखिए। अगर जलियांवाला बाग की बात करेंगे तो ये अप्रैल 1919 में हुआ था, है ना। अप्रैल 1919 ये जलियांवाला बाग हत्याकांड का समय काल है या फिर तिथि है, मतलब 13 अप्रैल 1919 था। अगर बात करेंगे रोलेट एक्ट की तो ये फरवरी 1919 में पारित किया गया था। तो यहाँ पे एक चीज ध्यान दीजिएगा, एक रोलेट एक्ट है ये फरवरी में है और ये अप्रैल में। तो इसमें अगर पहले कौन है, पहले जो है रोलेट एक्ट है, सॉरी रोलेट एक्ट है। तो यहाँ पर आपका जो विकल्प होगा इसमें 4 पहले आएगा और 3 इसके बाद में आएगा। तो 4 पहले आएगा 3 इसके बाद में आएगा। तो इसका मतलब देखिए विकल्प आपका एक विकल्प यहाँ से एलिमिनेट हो जाएगा, विकल्प ए, है ना। इसके बाद बाकी ये 3 अभी फाइट में है, देखते हैं फिर क्या है। देखिए ऐसे भी अगर आप ध्यान से देखेंगे ना तो जो विकल्प डी है ये भी एलिमिनेट हो जाएगा, क्योंकि इनके बीच में बहुत कम समय, तो यहाँ पे डी भी एलिमिनेट हो जाएगा। अब या तो आपका उत्तर बी होगा या तो उत्तर सी होगा। अब यहाँ पर हम लोग बात करेंगे लखनऊ संधि, तो लखनऊ संधि 1916 में किया गया था, है ना। लखनऊ संधि ये 1916 में किया गया था। इसके बाद अगर और भी बात करेंगे यहाँ पे देखिए क्या है कि ये दिया है कोमागाटा मारू घटना, तो ये 1914 की बात है, 1914 की बात है। तो यहाँ पे पूरा पैटर्न क्लियर हो गया। सबसे पहले 2 आएगा, फिर 1 आएगा, फिर 4 आएगा और फिर 3 आएगा। तो विकल्प 20 प्रश्न का सही उत्तर बनेगा। चलिए दोस्तों आते हैं अगले स्लाइड पर। अगले स्लाइड पर क्या इन्फॉर्मेशन दिया गया, यहाँ पर दिया गया
क्वेश्चन संख्या 72 है, 1916 में कांग्रेस में चरमपंथियों की वापसी में निम्नलिखित में से कौन से कारक सहायक थे? विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स वर हेल्पफुल इन द रिटर्न ऑफ एक्सट्रीमिस्ट इन कांग्रेस इन 1916, है ना। मतलब 1916 में क्या था कि जो चरमपंथी थे कांग्रेस में वापस आ जाते हैं, तो कौन कौन से फैक्टर इसमें शामिल होते हैं आपको ये बताना है। अब देखिए यहाँ पर सही उत्तर बताना है, देखिए देखते हैं क्या है। एनी बेसेंट के प्रयास, एफर्ट्स ऑफ एनी बेसेंट, ये कारण था, बिल्कुल सही है ना। तिलक द्वारा किया गया प्रयास, तो तिलक ने भी प्रयास किया था, ये भी कारण है। फिर आगे सूरत के विभाजन के बाद कांग्रेस में निष्क्रियता, इन एक्टिविटी इन कांग्रेस आफ्टर सूरत स्प्लिट, मतलब सूरत जब स्प्लिट हो गया तो उसमें कांग्रेस इनएक्टिव हो गए, तो ये भी एक प्रमुख कारण था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1, 2 और 3 विकल्प तीनों, मतलब डी इस प्रश्न का सही उत्तर बनेगा। चलिए दोस्तों आते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 73 नंबर के क्वेश्चन में क्या दिया गया? 73 नंबर में ये दिया गया कि तिलक के होम रूल लीग आंदोलन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग तिलक्स होम रूल लीग मूवमेंट। देखिए अगर होम रूल लीग की बात करेंगे तो तिलक और एनी बेसेंट दोनों का नाम जुड़ा हुआ आता है, इसको याद रखिएगा। देखिए अब पहले की अगर बात करेंगे तो इसमें आपको क्या बताना है, कौन सा कथन सही है। तो पहला स्टेटमेंट क्या दिया? देखिए पहला स्टेटमेंट की अगर बात करेंगे तो यहाँ पर दिया तिलक की लीग ने स्वराज की मांग की थी लेकिन भाषाई राज्यों के गठन के खिलाफ थी। देखिए तिलक्स लीग डिमांडेड स्वराज बट अगेंस्ट फॉर्मेशन ऑफ लैंग्विस्टिक स्टेट्स, तो ये गलत है। तिलक ने भाषाई राज की मांग भी की थी और इन्होंने मतलब लीग में स्वराज की भी मांग किया था। तिलक की लीग पश्चिमी भारत तक ही सीमित थी। तिलक्स लीग वाज रेस्ट्रिक्टेड टू वेस्टर्न इंडिया, ये सही है। देखिए ये पश्चिमी भारत तक ही सीमित था। फिर आगे गांधी जी तिलक के होम रूल लीग आंदोलन में शामिल हुए थे, है ना। गांधी जी ज्वाइंड द तिलक होम रूल लीग मूवमेंट, तो गांधी जी इनके मूवमेंट को शामिल नहीं किए थे, तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये भी गलत हो जाएगा। तो इसके हिसाब से सिर्फ दूसरा सही होगा, तो दूसरा केवल मतलब 2 ए इस प्रश्न का सही उत्तर बनेगा। चलिए दोस्तों आते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 74 में क्या दिया गया? निम्नलिखित में से तिलक और बेसेंट होम रूल लीग के बीच अंतर है। आपको ये बताना है कि तिलक और होम रूल कि तिलक का जो होम रूल लीग है और बेसेंट का जो होम रूल लीग है, इसमें क्या प्रमुख अंतर है आपको ये बताना है। इसमें आपको सही विकल्प का चयन करना है कि कौन सा विकल्प सही होगा। देखिए यहाँ पर पहला पॉइंट दिया है तिलक के आने से पहले बेसेंट की होम रूल लीग की शुरू की गई थी, मतलब बेसेंट्स होम रूल लीग वाज स्टार्टेड बिफोर तिलक। तो यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि जो बेसेंट ने अपना होम रूल लीग स्टार्ट किया था ये तिलक से पहले ही किया था। तो ऐसा नहीं दोस्तों, देखिए होम रूल लीग की स्थापना 1916 में की गई थी, मतलब होम रूल लीग 1916 में आया था, लेकिन जो बेसेंट ने अपना लीग स्टार्ट किया था वो सितंबर के महीने में किया था और तिलक ने अप्रैल के महीने में किया था। मतलब अगर तिलक की बात करेंगे तो इन्होंने अप्रैल में किया था, है ना, और इसके बाद बेसेंट की बात करेंगे तो इन्होंने सितंबर में किया था। तो पहला पॉइंट तो गलत हो जाएगा क्योंकि बेसेंट का पहले नहीं था, पहले तिलक का था, तो ये गलत हो गया। फिर आगे देखिए दूसरा पॉइंट क्या दिया, तिलक का होम रूल लीग बेसेंट की तुलना में अधिक व्यवस्थित था। तो ये बात सही, जो तिलक का होम रूल लीग था ये बेसेंट की तुलना में अधिक व्यवस्थित था, तो यहाँ पर ये सही हो जाएगा। तो केवल 2 इस प्रश्न का सही उत्तर बनेगा, विकल्प बी। चलिए दोस्तों नेक्स्ट आते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 75 में क्या दिया? मुदिमन समिति का गठन किया गया था। द मुदिमन कमेटी वाज फॉर्म टू, है ना। अब आपको ये बताना है कि मुदिमन समिति का गठन क्यों किया गया था। तो पहला है भारत सरकार अधिनियम 1935 के लिए प्रांतीय प्रशासन की प्रकृति की सिफारिश करना। देखिए टू स्टेट, अच्छा ये बी पॉइंट है, कोई दिक्कत नहीं, चलिए बी को ही देख लीजिएगा पहले। टू रिकमेंड नेचर ऑफ प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन फॉर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, तो मुदिमन समिति का इससे कोई लेना देना नहीं था, ये फैक्ट गलत हो जाएगा। बंगाल के विभाजन के प्रभाव का अध्ययन करने के लिए, टू स्टडी द इम्पैक्ट ऑफ डिवीजन ऑफ बंगाल, इसके लिए भी नहीं किया गया था। आगे है सांप्रदायिक पुरस्कारों के प्रभाव का अध्ययन करना और उपचारात्मक उपाय सुझाना, ये भी नहीं है, है ना। देखिए टू सजेस्ट द इम्पैक्ट ऑफ द कम्युनल अवार्ड्स एंड सजेस्ट रेमेडियल मेजर। फिर आगे दिया इसमें भारत सरकार अधिनियम में दोषों का अध्ययन करना और उन्हें कम करना, यही मुदिमन समिति इसलिए गठित किया गया था, टू स्टडी एंड पिन पॉइंट डिफेक्ट्स इन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प डी। तो